हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साइंस के एमसीक्यू, जिनकी बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और चले विदाउट एनी लेट शुरू करते हैं आज की क्लास और एमसीक्यूज देखते हैं कि कैसे कैसे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। आप इसको पढ़िए और इसका आंसर करिए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है। पढ़िए आप जल्दी से। परिवर्तन में प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की अंतिम अवस्था उसकी डैश अवस्था से भिन्न होती है। पहला अस्थायी, दूसरा मध्यवर्ती, तीसरा प्रारंभिक या मूल, चौथा गैसीय। तो बच्चों जो पहले का आंसर है वो आंसर है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए बच्चों इसे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे का जंग लगना, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पकना। तो आप जानते हो कि आपके सिलेबस में दो ही चीजें होती हैं, या तो आपकी फिजिकल चेंज के बारे में पूछता है या केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे कि जो फिजिकली आपके देखते हो आसपास। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा थर्ड या सी, मेल्टिंग ऑफ आइस या बर्फ का पिघलना, आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, पढ़िए इसे। भौतिक परिवर्तन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? इन अ फिजिकल चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर? तो पहला है ऑप्शन है केवल संगठन में, दूसरा है आकारमान या भौतिक अवस्था में, सी है रासायनिक गुणों में और डी है प्यारे बच्चों परमाणिक संरचना में। तो आप जानते हो कि कोई भी चीज जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी शेप, साइज, फिजिकल स्टेट इन्हीं सारी चीजों में चेंज होता है। तो इसका जो आंसर प्यारे बच्चों होगा वो होगा इसका आंसर बी, आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से ये आपका जो क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल चेंज से है। तो आप पढ़िए से कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्लासिफाइड एज अ डैश चेंज। पहला भौतिक है, दूसरा प्रतिवर्ती है, तीसरा रासायनिक है, चौथा अस्थायी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते ही हो कि हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ भौतिक और रासायनिक है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपको भौतिक मिलता है उसमें, ठीक है ना, और एक रासायनिक मिलता है। तो दो ऑप्शन तो इसमें वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि जो प्रतिवर्ती और अस्थायी, रिवर्सिबल और टेम्परेरी दे रखा है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो आप बताइए। इसका आंसर होगा लोहे पे जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, केमिकल चेंज कहलाता है, इसलिए आंसर इसका सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसे। निम्नलिखित में से किसमें संगठन के साथ साथ अवस्था या आकार में भी परिवर्तन होता है? Which of the following involve a change in composition along with shape और state? पढ़िए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पहले ही बताया था रासायनिक और भौतिक में से ही होगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा बी। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है जब कभी भी कोई आकार में परिवर्तन होता है तो उसको रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए पढ़िए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ केमिकल चेंज? तो अगर आप समझ पा रहे हो तो साफ साफ लिखा है केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आप जानते ही हो, इनमें से कौन सा आप आंसर करोगे? आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर सी, चॉकलेट का पिघलना। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ डैश से गुजरता है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो। केमिकल रिएक्शन में पदार्थ किससे गुजरेगा आप? तो आप जानते हो कि अगर इसमें देखो गलन भी दे रखा है और जमाव भी दे रखा है, दोनों चीजें दे रखी हैं। और ये दोनों चीजों को जब हम प्लस करते हैं तो एक नाम हमारे सामने बच्चों बनता है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, रूपांतरण, या इंग्लिश में गए तो ट्रांसफॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ डैश भिन्न होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विच डिफरेंट डैश। तो ए दे रखा है शेप, बी दे रखा है कलर, सी दे रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज और डी दे रखा है मास।
हिंदी में पढ़ देता हूँ। रंग दे रखा है, आकार दे रखा है, रासायनिक गुण दे रखे हैं, द्रव्यमान दे रखा है, तो इसका जो आंसर होता है प्यारे बच्चों वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक गुण। आंसर सी। जिस जिस बच्चों ने आंसर सी किया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को डैश के माध्यम से दर्शाता है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग। केमिकल इक्वेशन आप जानते ही हो, किसी भी चीज को पहले वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, फिर एरो के बाद वाला इधर आपका प्रोडक्ट बनता है और इधर आपके रेक्टेंट बनते हैं, तो उसी से आपका इक्वेशन है। तो इसमें आप किस चीज का यूज करते हैं बताइए फटाफट से, कि डायग्राम करेंगे, वर्ड करेंगे, सिंबल और फॉर्मूला। तो आप जैसे जानते हो कि हम इसमें जो यूज करते हैं प्यारे बच्चों, हम सिंबल लगाते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम Mg लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है? तो रासायनिक समीकरण का उदाहरण आप इसे पढ़िए और समझिए। आपके सामने चार ऑप्शन है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनेगा। सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। फिर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये एक तरीके से आपका हाइड्रोजन अलग हो रहा है और आपका ऑक्सीजन अलग हो रहा है। और लास्ट वाले में मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है, इन दोनों को मिलाकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया जा रहा है। तो इसका जो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है रासायनिक समीकरण के लिए वो है ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करते जाइए, होने लगेंगे आपसे भी। रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का डैश है। चेंज इन कलर इज अ डैश फॉर अ केमिकल रिएक्शन। रंग में एक परिवर्तन हो रहा है, तो आप जानते हो, आपके सिलेबस में आपने पढ़ा भी होगा इसमें, कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कलर चेंज होगा और गैसेस वगैरह निकलती हैं या उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन है। बताइए। तो रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो आप जानते हो कि ऊर्जा निकलती है तो अलग नाम होता है, और ऊर्जा अगर एब्जॉर्ब होती है तो एक अलग नाम होता है। इन दोनों से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब कभी भी एब्जॉर्प्शन होता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है ऊर्जा का, तो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की वजह से जो इसका आंसर बनता है प्यारे बच्चों, वो आंसर बनता है बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक तरीके से अपोजिट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अवक्षेप का निर्माण किसका संकेत है? तो फटाफट से करिए आप इसे। ठीक है, पढ़ लिया तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा प्रतिवर्ती प्रक्रिया, चौथा है अवस्था परिवर्तन। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। देखो दो ही चीज मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पूरा चैप्टर है इसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसी दो पर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो बाकी की अगर ऐसी चीजें आ भी रही हैं आपके सामने, तो आप एग्जाम में उनको एलिमिनेट करके और उन दो पर जब आप ऑप्शन में जाओगे तो आपका 50% चांस हो जाएगा कि आपका वो ठीक हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके से एक एरो बनाया जाता है, किसी भी इक्वेशन के इधर वाले पार्ट का एक अलग नाम होता है, एरो के इधर वाले पार्ट का एक अलग नाम होता है। तो आप जानते हो जो ये वाला पार्ट होता है बच्चों, ये जो पार्ट होता है इसे प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और ये वाला पार्ट आपका रिएक्टेंट होता है, और दोनों नाम आपके इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। बताइए क्या लगाएंगे आप? कहता है जो पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं, अभी गुजर रहे हैं, अभी बने नहीं है, तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है, मतलब करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी, अभिकारक, जिसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। तो 16वें का आंसर है प्यारे बच्चों सी, रिएक्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ कहते हैं? तो ये भी बिल्कुल उसी से ही, अगर आप समझ पा रहे हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला ही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि जो ये वाला पार्ट होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका प्रोडक्ट। तो इसी के बारे में इसने पूछा है कि सब्सटेंस फॉर्म एज द रिजल्ट फॉर द केमिकल चेंज आर कॉल्ड, तो आप उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे? तो इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होगा वो होगा आंसर डी, प्रोडक्ट या आपका उत्पाद, हिंदी में बोल देते हैं इसे उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर किसका निर्माण करता है? तो जब प्यारे बच्चों आपको पता है कि बात हो रही है Mg की और प्लस O2 की,
तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका ऑप्शन सी में, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन में जलने के शब्द अभिक्रिया है, मतलब वर्ड रिएक्शन बता। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है वर्ड रिएक्शन। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ों को इतना ध्यान से नहीं समझते कि शब्द अभिक्रिया या वर्ड रिएक्शन क्या होता है। तो जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड रिएक्शन बनाते हैं। वर्ड का मतलब होता है कि जो भी, जैसे मैग्नीशियम है तो हम उसे Mg, उसका फॉर्मूला ना लिख के प्यारे बच्चों उसका पूरा नाम लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम MAGNESIM। नाइट्रोजन का पूरा आप नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन का पूरा आप नाम लिखेंगे, तो इसे बोलते हैं वर्ड रिएक्शन। तो वही चीज आपसे पूछ रहा है, पढ़िए और करिए आंसर। आसान हो गया क्वेश्चन अब। ठीक है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन में जलने की शब्द विक्रिया, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, तो पिछली वाले जो था वही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आप देखिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैं इसमें देखूं तो पहले में मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन नहीं चाहिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन बी में हमको मिलता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप बच्चों ने करा ही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करता है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर बैलेंस है केमिकल इक्वेशन तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या देखते हो? एनर्जी देखते हैं? नहीं, एनर्जी हमने कुछ नहीं पढ़ा। वॉल्यूम देखते हैं? नहीं। मास देखते हैं? कह सकते हैं। एटम देखते हैं? हाँ हो सकता है, लेकिन अब सी और डी दो तो आंसर नहीं हो सकते। आंसर तो प्यारे बच्चों इसमें एक ही होगा। तो क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम हमने नहीं पढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि दोनों तरफ या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके एटम होते हैं, ना तो उन्हें घटाया जा सकता, ना उन एटम के मास को घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार देखो वही इसकी डेफिनेशन आ गई फिर से, कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो मेरे मुंह से निकल ही गया, क्रिएटेड या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है? देखो संतुलित समीकरण या बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन या संतुलित होने के लिए दोनों और जो भी आपके एटम होते हैं वो पूरे होने चाहिए। तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन में देख रहे हो तो यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, लेकिन हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो है, ऑक्सीजन दो नहीं है। अगर दूसरी वाली इक्वेशन को हम देखेंगे तो पहली अच्छा सॉरी सॉरी इसमें नहीं पूछा है बच्चों, तो पहली ऑप्शन आपको हो जाएगा ई, क्योंकि मुझे लगा इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा संतुलित समीकरण है, लेकिन इसने पूछा है कि नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो नोट वगैरह लिखा रहता है इसे थोड़ा ध्यान रखें, इसकी वजह से कई बार आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का पहला चरण क्या है? जब आप रासायनिक समीकरण या आप केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो चीज आप करते हो क्या करते हो? तो मैंने आपको बताया सबसे पहला जो चरण होता है कि उसको हम शब्द रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं प्यारे बच्चों? किस में लिखते हैं? शब्द रूप में, वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिक्रिया 2 Mg प्लस O2 2 MgO द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, क्योंकि आपको साफ साफ इसमें बच्चों अगर आप देखोगे भी तो इस इक्वेशन में यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है? दो। ऑक्सीजन कितने हैं प्यारे बच्चों? दो। अब अगर मैं प्रोडक्ट में इसे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मैग्नीशियम भी दो दिख रहे हैं और ऑक्सीजन भी दो दिख रहे हैं। तो जब दोनों तरफ चीज़ें ठीक हो रही हैं तो दोनों तरफ अगर मैं एटम को देख रहा हूँ तो दोनों तरफ एटम, दोनों जो एलिमेंट है उनके बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दोनों और परमाणु की संख्या समान होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। NH4 प्लस किस आयन का प्रतीक है? विच आयन हैज द सिंबल ऑफ NH4? देखो बच्चों जब मैं इसे क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इसे बोल देता हूँ बच्चों को याद करने के लिए कि नेशनल हाईवे 4, और ये याद करने का एक तरीका है, आप कर सकते हो। इसका जो ऑप्शन होता है, जो नाम होता है अमोनियम। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन होता है अमोनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
ठीक है, अमोनियम को NH4 लिखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणु आयन है या पॉली एटॉमिक आयन है। तो बच्चों पॉली एटॉमिक आयन बहुत अच्छे से देखो, ये अगर आप देखोगे ए को देखोगे तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में सोडियम दे रखा है, दूसरे में क्लोरीन दे रखा है, और अगर डी वाले ऑप्शन में देखेंगे, मैं डी बोल रहा हूँ सी नहीं बोल रहा, डी में आप देखोगे तो हाइड्रोजन दे रखा है। इन तीनों को अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही, चाहे वो आपका सोडियम हो, चाहे आपका क्लोरीन हो, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, ये तीनों के तीनों ही आपके एक ही एलिमेंट है। सोडियम भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, तो इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कि एक से ज्यादा परमाणु मिले हुए हैं, तो इसलिए बहु परमाणु में ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं। क्लोरीन किस अधात्विक आयन का प्रतीक है। विच नॉन मेटेलिक आयन हैज द सिंबल क्लोरीन। तो जब क्लोरीन, आपको पता ही है कि इस पे माइनस का आयन्स होते हैं, और इसे जो बोलते हैं वो क्लोराइड बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इसके आंसर जो है वो बी है, क्लोराइड बोलते हैं। जैसे बच्चों जब कभी भी रिएक्शन होती है तो क्लोरीन क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड बनेगा, ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्राइड या नाइट्रेट भी बन जाता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। जब जब भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से समझ पाओगे कि क्लोराइड का मतलब क्लोरीन ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अवक्षेप की परिभाषा क्या है। अब प्रिसिपिटेट इज डिफाइंड एज, प्रिसिपिटेट क्या होता है बच्चों की, जब कोई ऐसा आपके सामने प्रोडक्ट या ऐसा कोई मटेरियल बन जाए जो इनसॉल्युबल हो, जिसको घोला ना जा सके, तो उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आपका अघुलनशील ठोस या इनसॉल्युबल सॉलिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन, और सब बच्चे से ट्राई करेंगे, ये तो आपको करके ही जाना है। सब बच्चे से ट्राई करें। उत्प्रेरक अभिक्रिया को तीव्र करता है परंतु स्वयं डैश नहीं होता। A catalytic speed of a reaction without itself being। तो प्यारे बच्चों, कैटलिस्टिक या उत्प्रेरक जब भी लिखा होता है तो इसका काम ही यही होता है कि किसी भी रिएक्शन में एक तरीके से तेजी ला देता है और खुद इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब खुद उसमें कंज्यूम नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा आंसर सी, उपभोग नहीं होता, उपभोगित भी हम इसे बोल सकते हैं, और कंज्यूम भी नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हो कि इसी चैप्टर के और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हो, तो हम वेबसाइट पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के डले हुए हैं, आप वहाँ से जाकर सारे क्वेश्चन अपने उस पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।